हेलो एवरीवन, दिस इज विकास। तो क्या आप भी यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है? तो मैंने आपके लिए 7 पेज में ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन तैयार किए हैं ना, पिछले साल के मॉडल पेपर से तैयार किए हैं। आप देख सकते हो ये हैं, और मैं आपको इनको अगर दिखा दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अगर इसमें फोकस कर ले तो इधर भी मैंने लिखा है, और ये देखिए कितने क्वेश्चन हैं, ये इधर भी है। ठीक है, बहुत सारे हैं। और मैंने बहुविकल्पी टाइप प्रश्न और साथ में आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को शामिल किया है, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो है बिल्कुल बेस्ट हो सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सारे तैयार कर लेते हो तब चांसेस बनते हैं कि लगभग आपके 70 में 65 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपकी 3 मॉडल पेपर के एनालिटिक्स किए हैं। आप देख सकते हैं, ये 2019 का है और ये 2019 का है, लेकिन अलग अलग कोड के हैं दोनों, और ये 2020 का है। और आपका जो बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसका भी तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इतने प्रश्न आते हैं, और 11 नंबर के बहुविकल्पी टाइप प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपके केमिस्ट्री का बता देता हूँ, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही लिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al जब अभिक्रिया करते हैं दोनों, तो Al2O3 + 2Fe में अभिक्रिया का किस प्रकार है, मतलब अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की है, यही पूछा गया है। तो ये जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप जान गए होंगे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप देख लो, यहाँ पर जो Fe2O3 है वो Al से जब अभिक्रिया करता है तो Al2O3 बनाता है, और 2Fe यानी जो आपका लोहा था उसको ये क्या करता है, दूर भगा देता है, यानी विस्थापित कर देता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? आप जान गए होंगे कि भाई साहब ये हो जाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया, यानी उस पदार्थ को भगा दिया। ठीक है, जो अधिक शक्तिशाली पदार्थ होता है अपने से कम शक्तिशाली पदार्थ को उसके यौगिक में से उसको हटा देते हैं। तो ये यौगिक था उसका, हटा दिया और Fe को भगा दिया एक प्रकार से। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आपने सक्रियता श्रेणी तो पढ़ी होगी। आगे बढ़ते हैं। एक विलयन का pH मान 7 है, वह विलयन है। तो pH वैल्यू आपने पढ़ा होगा कि 7 से कम होता है तो क्या होता है, 7 से ज़्यादा। तो 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारकीय होता है या क्षारीय होता है। और जो pH स्केल होती है उसमें क्या होता है कि भाई साहब 7 1 से लेकर 14 इतना, मतलब ये वैल्यू बनी हुई होती है। ठीक है, इधर जब जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा, इधर आएंगे तो अम्लीय हो जाएगा। तो बोला है कि भाई 7 है, 7 का मतलब क्या है कि उदासीन रहेगा। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पेयजल है उसको जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते होंगे कि भाई साहब विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसका सूत्र दिया गया है, तो कौन सा है उसका सूत्र? CaOCl2, CaCl2, CuCl2 या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ठीक है, तो क्षारक के साथ जो है वो हल्दी का रंग क्या होता है? तो नारंगी, पीला, भूरा, लाल, अपरिवर्तित। तो आप दिमाग लगाइए कि हल्दी जो होती है वही पीली होती है। तो भाई साहब पीला तो होगा नहीं ज़्यादातर, है ना, पीला ही नहीं होगा। तो बदलाव होता है, तो क्षारक के साथ जो है हल्दी का रंग हो जाएगा, वो हो जाएगा भूरा लाल, या लाल भी दे दे तो वहीं पर टिक लगाना है, तो भूरा लाल फिर विकल्प में नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो आपको बताना है, मरकरी यानी Hg करती है क्या, या Cu करती है जिसको आप पारा बोलते हो भाई साहब, ये द्रव होती है, आप जानते हो कि नहीं? आगे कमरे किताब पर Au मतलब सोना, Mg यानी मैग्नीशियम। तो क्या है, तो यहाँ पर बता दूं मैं मैग्नीशियम। क्यों? आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी कि भाई पोटेशियम जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, फिर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम भी होता तो भी सही होता, जिंक भी होता तो भी यहीं पर होता, आयरन भी होता तो भी होता। ठीक है, तो मतलब आप सक्रियता श्रेणी तैयार कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन आपका आया है कि भाई एंटीमनी है, एंटीमनी जो है वो क्या है? धातु है, उपधातु, अधातु या मिश्र धातु? किस प्रकार की ये धातु है एंटीमनी? तो मैं आपको बता दूं, जो एंटीमनी है वो दोगली टाइप है, मतलब ये उपधातु है।
उपधातु का मतलब क्या होता है आप जानते हो कि मतलब जैसे उसको ठंड करेंगे तो दूसरी तरीके से व्यवहार करेगा और गर्म कर देंगे तो वो दूसरी तरीके से व्यवहार करेगा। यानी ये धातु और अधातु दोनों के लक्षण प्रकट करता है। जैसे ठंडा कर देंगे तो वो धातु बन जाएगा या अधातु के गुण दर्शाएगा, या जब गर्म करेंगे तो धातु के दर्शाने लगेगा या अधातु करने लगेगा, तो उनको बोल देते हैं उपधातु। ठीक है, यानी मेटलॉइड। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, मैं इसकी जो पीडीएफ है वो भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। इन सारे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, तो वीडियो को आखिरी तक देख लेना अगर आपकी मर्जी है तो ही, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि मैं कल से इसके लिए तैयारी कर रहा हूं। मतलब आप समझ रहे हो, मैं आपके 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो देने के लिए लगभग मैं अपने 12 से 14 घंटे, मतलब कल से मैं इसको लिख रहा हूं और फिर अभी एडिट करूंगा, बना रहा हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है भाई साहब की लाइक कर दो और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। पहली बार बोल रहा हूं, कर देना। ठीक है, पीतल है, जो आपका पीतल है वो क्या है? धातु है, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु क्या है? तो उपधातु तो होगा नहीं, आप जानते हो, अधातु भी नहीं होगा और धातु भी नहीं होगा। तो आपका जो पीतल हो जाएगा मिश्र धातु, क्योंकि पीतल जो है वो 2 धातुओं का यूज करके बनाया जाता है। जो 2 धातुओं का यूज करके धातुएं बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं मिश्र धातु। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप बोल देना कि भाई साहब जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से किसी धातु का निर्माण किया जाता है तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं, और उदाहरण में आप पीतल का उदाहरण दे देना। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका जो संभावित पीएच मान है वो क्या होता है? तो आप बताइए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप मान लीजिए 7 होगा तो वो उदासीन होगा, लेकिन यहाँ पर बोला है कि भाई साहब अम्लीय वर्षा, यहाँ पर अम्ल का प्रयोग आया है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी। तो आपकी ये वैल्यू तो हो नहीं सकती, ये वैल्यू तो हो नहीं सकती। अब आपकी 2 वैल्यू बची, तो कौन सी होगी? तो आपका जो है मतलब क्वेश्चन करने में और भी आसानी हो गई। तो मैं आपको बता दूं, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसीटेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है। बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात होती है। जैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब जैसे पहला यहाँ पर विकल्प दिया है एथेनॉल, दूसरा दिया है एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो अब एल्डिहाइड में जो लगता है वो जो अनुलग्न लगता है, वो क्या लगता है? अल लगता है। आप जानते हो कि प्रोपेनॉल या हेप्टेनॉल, ठीक है, मतलब नल लगता है, तो अल लगता है यहाँ पर, आप जानते हो। तो यहाँ पर एथेनॉल है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी एथेनॉल है, यहाँ पर मेथेनॉल है, ये हो नहीं सकता। प्रोपेनॉल है, मतलब ये एल्कोहल का, ये नहीं हो सकता। बस एक विकल्प बचा, अब आपका यही सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो ये बहुविकल्पीय प्रश्न के क्वेश्चन करने में, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, आप देख लो कि आपको याद भी नहीं होगा तो भी आप कर लेती है क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे लोग गलत करके फिर आ जाते हैं। आगे आपका कि भाई साहब विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। जो आपका विकर्ण संबंध है उसको रखने वाले कौन कौन से तत्व हैं आपको बताना है। लिथियम या बेरिलियम, लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम सोडियम या बिस्मथ सिलिकॉन। तो मैं आपको बता दूं विकर्ण जो संबंध दर्शाते हैं वो लिथियम और मैग्नीशियम दर्शाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं विकर्ण संबंध के बारे में। तो भाई साहब आप यहाँ देखो, लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, और जो बोरान है वो सिलिकॉन के साथ। तो आप इनको याद कर लेना, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं यही पूछ लेगा। तो आप ध्यान रखना, विकर्ण संबंध का मतलब है जो लिथियम के गुणधर्म है वो मैग्नीशियम से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसी तरीके से जो बेरिलियम के एल्यूमिनियम से मिलते हैं, बोरान के सिलिकॉन से मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह वाला है। तो इसको आपको कमेंट करना है, प्लीज़ कमेंट कर देना। वैसे मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आप इनको कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि कमेंट करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो में कम से कम नहीं तो 500 लाइक तो आ जाने चाहिए। 500 लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। ठीक है, शेयर का मतलब है कि भाई आपके दोस्त की भी हेल्प हो जाएगी, उनको भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो आपने करना क्या है कि ये जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं आप देख सकते हो, इनको सारे को लिख लेना है, और बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेहनत लगती है लेकिन फिर भी ठीक है, फ्री में बिल्कुल रहेगा। आप जाकर डाउनलोड करो और अच्छे से पढ़ाई करो, और जब टॉप कर देना तो बताना जरूर, चैनल पर मेरे मेंशन करूँगा मैं आपको। ठीक है, आगे देखो ये है, और यहाँ पर ये आप इनको लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है कि भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या नहीं होता है? एकल आबंध। भाई हाइड्रोकार्बन होगा तो आबंध तो होगा ही।
तो एकल बंद होता ही है और चतुष्फल की संरचना होगी ही। आप जानते हो भाई चतुष्फल की संरचना मतलब हाइड्रोकार्बन का एक लक्षण है और ये हो गई। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसके बारे में आप नहीं पढ़ोगे 10th में, लेकिन एक बात आप जरूर पढ़ोगे कि भाई साहब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें द्वि या त्रि आबंध नहीं होते हैं कार्बन कार्बन के बीच। तो आपका यही विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये विकल्प है तो सही ये वाले विकल्प, क्योंकि यहाँ पर नहीं होता है पूछा है, लेकिन ये गलत हो जाए क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध या त्रि आबंध जैसे कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना। अब देखो थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था आपको कि भाई संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको आप तैयार कर लो, ठीक है, याद कर लेना। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या होता है कि एकल आबंध भी होता है, चतुष्फल की संरचना भी होती है। कार्बन कार्बन देखो यहाँ पर एक आबंध दिया गया है, आबंध कोण इतना डिग्री का होता ही है, लेकिन यहाँ पर द्वि आबंध या त्रि आबंध नहीं पाया जाता। तो अंतर भी आप आराम से बता दोगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पूछे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, तो आप लिख देना भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध होता है, इसमें द्वि या त्रि आबंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इतना कोण होता है, मतलब न लिखना तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चतुष्फल की संरचना पाई जाती है। तो इतने सारे आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का है। जो तत्व है यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सा तत्व जो है द्वितीय समूह का है। तो आपको थोड़ा सा आवर्त सारणी पहला और दूसरा समूह के तत्व याद कर लेना। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि भाई जैसे हाइड्रोजन, हेली, ना, के, रबड़ी, अब यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बेटा, मांगे, काला, शर्ट, तो ये 3 याद कर लेना, इतने 3। तो अब यहाँ पर आप देखो क्या है कि भाई साहब पूछा है कि द्वितीय समूह का, ये पहले समूह का, ये द्वितीय समूह का, तो इसमें से कौन सा तत्व पाया गया। देखो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने की दिक्कत होती है, आप लॉजिक लगाना सीख जाओगे तो आप बहुविकल्पी आराम से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब आवर्त सारणी आपको तैयार कर लेना है। इसमें आवर्त सारणी करनी, सॉरी आवर्त सारणी नहीं, जो आपकी सक्रियता श्रेणी होती है, ठीक है, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी आप अगर तैयार करे रहोगे तो आपको काफ़ी मदद हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा तत्व जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस मैंने बनाई भी थी, ठीक है, आप देख सकते हो, मतलब हाइड्रोजन गैस मैंने अपने घर में बनाया था और उसको उड़ाया था, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सामान्य गैस से हल्की होती है और वो हवा में उड़ती है। क्वेश्चन आ सकता है। तो आपकी क्लोरीन तो होगी नहीं क्योंकि ये अधातु है, ठीक है। दूसरी बात तांबा, तांबा तो होगा नहीं भाई साहब, मतलब कापर इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये वही नहीं होगा क्योंकि कापर जो है हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, आप जानते होंगे। उसके बाद जस्ता, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और सल्फर अधातु होगा ही नहीं, तो ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सक्रियता श्रेणी जो है उसको तैयार जरूर कर लो, उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप मतलब उदाहरण कई बना सकते हैं, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया के, द्विविस्थापन अभिक्रिया के, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल्केनो का सामान्य सूत्र है, जो एल्केनो होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर एल्केनो का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, या CnH2n होता है, या CnH2n-2 होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो एल्केनो देखो आप जानते हो कि क्या क्या पाए जाते हैं, तो आप जानते होंगे, मैं यहाँ पर आपको बता दूं भाई साहब कि आप जानते हो क्या पाया जाता है। एल्केन, एक तो एल्केन होता है, एक होता है एल्कीन, ठीक है, कीन, और एक होता है एल्काइन, एल्काइन। अब इसका मतलब क्या है, एन इन आइन, इसका मतलब क्या है, जब कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है तो एन लगता है, जैसे मेथेन, प्रोपेन, और इसी तरीके से जब द्वि आबंध होगा तो ये रहेगा एल्कीन, इसका मतलब डबल आबंध रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल आबंध रहेगा, तो इसको बोलेंगे जैसे 2 कार्बन है तो मेथ एथ, एथीन, ठीक है, 3 कार्बन हो जाएंगे इस तरीके से, कोई एक है तो मेथ एथ प्रोपीन, इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपका जो होता है एल्केनो का समान सूत्र क्या होता है, आपका CnH2n+2 होता है, और ये जो होता है वो ये किसका होता है, ये भी सूत्र होता है, ये किसका होता है जल्दी से आप बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो समान सूत्र होता है ये ईन का होता है, किसका होता है, ईन का, ठीक है, ईन आप याद रखना, ईन, और ये होता है आपका आइन का, जब त्रिआबंध होता है कार्बन कार्बन के बीच, याद रखना क्या, त्रिआबंध, कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु का मतलब क्या है भाई साहब, जो बहुत अभिक्रियाशील धातु हैं वही क्षारीय धातु हैं, जैसे कि आपकी पोटेशियम हो गई, यही क्षारीय धातु है, और ये सारी नहीं है, ठीक है, क्षारीय। और यहाँ पर सोडियम भी लिख दे तो सोडियम भी हो सकता है क्षारीय धातु। और यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु मतलब जो जमीन में पाई जाती है क्षारीय धातुएं, तो वो होती हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी, ठीक है, कैल्शियम होती है, तो आप ये ध्यान रखना।
आगे बढ़ते हैं, इनमें से धातु नहीं है, तो ये आपको बताना है धातु नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, या नियान नहीं है, कार्बन नहीं है, या सोडियम नहीं। जल्दी से बताओ कौन सी धातु नहीं है। हाँ, डाउट तो लग रहा होगा अब आपको। हाँ, डाउट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनमें से तो ये तीनों अधातु हैं। ये भी अधातु है, ये भी आपके अधातु है, ये भी अधातु है। उत्कृष्ट गैस आप जानते होंगे, ठीक है, जीरो गैस बोलते हैं इनको। और ये धातु है इनमें, लेकिन पूछा इनमें धातु नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं दिमाग आपके घुमाने के लिए पूछा था, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। ये सारी क्या है, अधातु में है ये सारी। और ये तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि इनमें से धातु है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन आ जाएंगे भाई साहब फिजिक्स के। तो चलो फिजिक्स के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स भी आपकी 25 नंबर की आती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 आपके बहुविकल्पी आएंगे, ठीक है। तो चलो फिजिक्स बताता हूँ। तो चलो भाई साहब अब हम देखते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके 25 नंबर के आते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। फिजिक्स आपकी 25 नंबर की आती है। सबसे पहले आपकी फिजिक्स ही पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर में। अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। तो आप पढ़ते तो केमिस्ट्री हो आप अपने बुक में, लेकिन पूछी फिजिक्स जाती है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है, ठीक है, वो है 12 सेंटीमीटर। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, यानी क्या पूछा, एक प्रकार की त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी के क्या होती है, दोगुनी होती है। तो 12 है, तो जो आपकी वक्रता त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। भाई साहब आप जानते होंगे सूत्र R बराबर जो होता है वो 2F होता है, जानते हो आप। तो R अगर हमें ज्ञात करना है, R तो हमें ज्ञात करना है, तो R बराबर 2 तो दिया गया है गुणे F कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो आपकी बराबर हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे लॉजिक लगाने वाले क्वेश्चन हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको आ जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो समतल दर्पण की है वो फोकस दूरी क्या होती है भाई साहब, शून्य होती है। ये तो हो नहीं सकता, क्या समतल दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं बनाएगा, शून्य होगी फोकस दूरी, होगा नहीं। 25 सेंटीमीटर -25 माइनस तो होगा नहीं। अब ये दो ये बचते हैं, लेकिन अनंत होती है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जो समतल दर्पण होता है वो कहीं कभी प्रतिबिंब बना सकता है, आप जानते हो, तो उसकी अनंत होती है, ठीक है। और आप जानते हो पूछ सकता है कभी कभी एग्जाम में, एक और बता देता हूँ कि भाई साहब पूछ ले कि अवतल दर्पण, अवतल या उत्तल दर्पण में सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र किसका ज़्यादा होता है, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्योंकि अवतल जो होगा वो मान लो इतना बड़ा है तो ये ऐसे ही प्रतिबिंब वो कर पाएगा, लेकिन उत्तल तो भाई ऐसे रहता है, तो वो इधर की किरणें भी मतलब क्या है, प्रतिबिंब बना देगा इधर की, लेकिन ये इधर की नहीं बना पाएगा क्योंकि इसके अंदर आना चाहिए प्रकाश, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ बस। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में नहीं प्रयुक्त किया जा सकता। जल का प्रयोग होता है, जब आप आंख का टेस्ट कराने जाओगे तो आपको पता चलेगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। आगे प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है, तो ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। कांच का प्रयोग तो होता ही है भाई साहब लेंस या दर्पण बनाने में, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं हो सकता, तो ये गलत, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यफ तथा आर में संबंध होता है, जो यफ है और आर, ठीक है, फोकस तथा ये क्या है, मुख्य फोकस तथा यहाँ पर आर, ठीक है, में संबंध क्या होता है, तो आर बराबर F/2 या आर बराबर F, आर बराबर 2F या आर बराबर 4F। मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया, आप देख लो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला, आर बराबर 2F होता है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ सकता है कि भाई फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, परिभाषा 2 नंबर का आ सकता है। तो आपको बताना है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है, ठीक है। जो किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ऐसे भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए लेंस के F पर, लेंस से 2F दूरी पर, लेंस से F तथा F के बीच तथा 2F से अनंत पर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर रखनी चाहिए लेंस से F तथा 2F के बीच, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप देख सकते हो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ये आपको याद ही रखना, क्योंकि अगर आप अपवर्तन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो ये काम आएगा, लेकिन फिर भी 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकेंड यही होती है। चलो इसी में टिक लगा देते क्योंकि 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो यही होती है, ठीक है। नहीं भाई रुको, कहाँ भागे जा रहे हो, यहाँ पर लगा है -8। क्या जो -8 का मतलब तो माइनस में चली जाएगी क्या प्रकाश की चाल, बिल्कुल नहीं। आपका ये होगा, ये आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत और ये भी आपका गलत होगा। ये किलोमीटर में दिया है, ध्यान रखो। 10⁸ बस देख के टिक मत लगा देना, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही घुमा फिरा कर आता है। आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है,
तो दूरदृष्टि दोष के जो कारण वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो दूरदृष्टि दोष के कारण तो मैं अब यहाँ पर फिर समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप समझो कि भाई जो मान लो ये गोला आपकी आँख है, ठीक है, यहाँ पर आपके आँख में क्या लगा होता है, एक उत्तल लेंस, ठीक है ये, और यहाँ पर आपका क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से मान लो फोकस बना है। कोई वस्तु की मान लो यहाँ से किरण जाती है तो ये इससे टकराने के बाद सीधा रेटिना पर बनती है, यहाँ से भी जाएगी अगर तो टकराने के बाद सीधा रेटिना पर बनेगी। भाई जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर मान लो आपके अंदर दूरदृष्टि दोष आ गया तो दूर की वस्तु तो आपको दिखाई देगी, तो जब दूर से किरणें आएंगी वो तो सीधा यहाँ पर आएंगी, लेकिन जब पास से मान लो किरणें आएंगी तो वो क्या करेंगी, पास से आएंगी तो वो इसके दूर भाग जाएंगी, जैसे ऐसे है तो ये सीधी भाग जाएंगी यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो रेटिना के क्या है कि आगे ना बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, पीछे इसी को बोलते हैं, देख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो रेटिना के पीछे, तो यहाँ पर कहाँ पर, रेटिना के पीछे, ये रेटिना के पीछे। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन आप जानते हो क्या होता है, हाँ, आकाश जो है वो ब्लू क्यों दिखता है, आप कमेंट करो जल्दी से, किसके कारण दिखता है, क्या कारण होता है कि आकाश जो है वो हमारा ब्लू दिखता है। वैसे अंतरिक्ष तो काला है, उसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन वो ब्लू क्यों दिखने लगता है आपको बताना है। तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है या नहीं, आप कमेंट कर देना। बाकी लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, सॉरी पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, नीले रंग के लिए, किसके लिए इनमें से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो अब आपको याद रखना है विबग्वार, क्या याद करना है, विबग्वार, VIBGYOR, विबग्वार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, लाल, ये R जो है इधर तो इधर आओगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, तो ये आपका रेड हो जाएगा यानी लाल हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर पूछ ले कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, वो हो जाएगा बैगनी रंग के लिए, नहीं वियोलेट यानी बैगनी, वायलेट, ठीक है, बैगनी, लेकिन यहाँ पर बैगनी तो दिया नहीं गया। आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, जो प्रिज्म होता है कोई मान लो कांच का, जैसे त्रिभुज टाइप अगर प्रिज्म यहाँ पर बना दें ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसमें मान लो कांच का या कुछ भी, अगर इसमें हम कोई प्रकाश डालेंगे ऐसे, तो प्रकाश आप जानते हो उसमें कितने कलर होते हैं, पूरे 7-8 कलर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या 7 कलर मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 कलर, ठीक है। तो यहाँ पर बैगनी रंग का विचलन अधिक होगा या हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। तो जिसका सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा वो किसका होगा, जिसका अधिक अपवर्तनांक होगा। अब यहाँ पर बैगनी रंग जो है उसका विचलन मैंने आपको बताया सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है बैगनी रंग का, और बैगनी रंग ही पूरे आकाश में फैल जाता है, इसीलिए फिर क्या होता है, आकाश हमें नीला दिखाई देने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लाल रंग का सबसे कम होता है, अगर यहाँ पर कम दे दे, अधिकतम से आपका मिनिमम दे दे, तो फिर आपको क्या करना है, लाल पर टिक लगाना पड़ेगा। तो ये लॉजिक आपको लगाना है, वरना आप क्वेश्चन रटते रह जाओगे, कभी नहीं याद हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, जो स्वस्थ हमारी आंख है, जैसे अभी मेरी आंख स्वस्थ है, अगर तुम्हारी स्वस्थ है या किसी की, तो उसका जो दूर बिंदु है वो कितना होता है। तो क्या आपका दूर बिंदु कम है, तो आप समझ लो आपकी आंख खराब है, आप जाकर चश्मा लगवाओ, वरना दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। अनंत का मतलब है जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी वहाँ तक देख लेंगे, लेकिन जिसके दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष हो जाता है वो ना तो दूर की कोई वस्तु नहीं देख पाता या कोई पास की। जिसके निकट दृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता, जिसके दूर दृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तु देख लेता है, पास की वस्तु नहीं देख पाता। ये दिमाग आपको लगाना है। परिभाषा पूछ ले, दूर दृष्टि दोष की परिभाषा बताइए। ऐसा दोष आंखों में होने वाला ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु देख लेता है, निकट की वस्तु नहीं देख पाता, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल है, याद रटने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब वो कहाँ पर बनता है, अभी मैंने आपको बताया था कार्निया पर। चलो कार्निया पर बनता है, या इस पर बनता है, या इस पर बनता है। नो भाई साहब, इस पर बनता है, रेटिना पर, मैंने अभी आपको बताया था। आगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो कितनी है आपको बताना है। न्यूनतम का मतलब है कम से कम। अगर आपके आँख के पास कोई वस्तु ले जाई जाए, मैं आपको बता दूं, अगर मान लो ये पेन है, अब मैं इसमें जो लिखा हुआ है मान लो कुछ भी, अगर तो मैं कहाँ तक देख सकता हूँ, मान लो ये कागज़ है अगर, तो मैं कहाँ तक देख सकता हूँ, ऐसे ले जाकर बिल्कुल पास में। तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, 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 अभी नहीं, अभी भी चक्कर जैसे आ रहा है, अभी भी अब दिखने लग गया बिल्कुल। तो इतनी दूर है, इतना का मतलब लगभग 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी हो जाएगी, तो साइंस के अनुसार 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और मैक्सिमम दूरी का मतलब है अनंत, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से लॉजिक से क्वेश्चन तैयार करिए, काफ़ी अच्छे से आपके तैयार हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो चलो अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जीव विज्ञान के। ठीक है, हमने आपके केमिस्ट्री के बता दिए, फिजिक्स के बता दिए, लास्ट में जीव विज्ञान के। तो मस्तिष्क उत्तरदायी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरयुक्त सभी। तो थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो इसको कर ही लोगे कि भाई साहब उपरयुक्त सभी होगे, क्योंकि सोचने के लिए मस्तिष्क का काम आता ही है, और यहाँ पर ये डबल लगा दूँ, और हृदय स्पंदन के लिए आता ही है, शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी आता ही है। मतलब मस्तिष्क से ही पूरा काम होता है, एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। जैसे कि ये मोबाइल है तो इसमें भी दिमाग लगा हुआ है, जिसको प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जो पादप हार्मोन है वो कौन सा है? एस्ट्रोजन है, या इंसुलिन है, या थायराइड है, या साइटोकाइनिन है? कौन सा है? तो साइटोकाइनिन जो है वो है पादप हार्मोन। तो ये आपका सही हो जाएगी, ये सारे आपके गलत हैं। ठीक है, ये पादप हार्मोन्स नहीं हैं। तो साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा किस में होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लेज्मोडियम में, या लीशमैनिया में? तो मैं आपको बता दूं ये होता है ईस्ट में। तो आप याद रखना किस में? ईस्ट में। ठीक है, आगे है मुकुलन पाया जाता है। तो जो मुकुलन है वो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है प्लेनेरिया में, या हाइड्रा में, लीशमैनिया में, या उपर्युक्त सभी में पाया जाता है। तो जो मुकुलन पाया जाता है वो हाइड्रा में पाया जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जो जीवाश्म ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, कोयला है, या जल विद्युत है? तो मैं आपको बता दूं जो पवन ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जीवाश्म ऊर्जा का, वो आपका कोयला हो जाएगा। क्यों? जीवाश्म ईंधन का मतलब है जो जीवों से बने हैं। जीव से कैसे बने हैं? लाखों करोड़ों वर्ष पहले कोई उथल पुथल हुई, भौगोलिक उथल पुथल, जिसमें कई करोड़ों अरबों जीव मर गए, और वही अपघटित होकर जीवाश्म ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो गए। लाइक आपका डीजल जो है वो भी है। ठीक है, डीजल, पेट्रोल जो है वो भी, जितने भी ईंधन है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आप ले लो, या जहाज़ वाला जो आता है मतलब फ्यूल अलग से, वही। ठीक है, आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, या डिंबवाहिनी? तो कौन सा जो है वो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? अंडाशय तो है ही है, गर्भ होता ही है, आप जानते हो, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी ये स्त्री में पाया जाता है। आप ये ध्यान रखना। ठीक है, किसमें? स्त्री में, क्योंकि भाई जो गर्भाशय है, अंडाशय है ना, ये तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलो आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाकर बहुविकल्पी याद करो, जल्दी याद हो जाएंगे। रटने की कोशिश करोगे कभी नहीं याद होंगे, भूल जाओगे। घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका आगे क्वेश्चन आता है कि भाई साहब जो स्वपोषी पोषण है वो आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए जो है वो क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण जो है वो जीवधारियों के लिए भी आवश्यक है एक प्रकार से। अभी मैं आगे इसके बारे में और भी चर्चा करूंगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो मैं आपको बता दूं सारे विकल्प सही है। नहीं, ये वाला उपरयुक्त सभी जो ऊपर है वो सभी हैं। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है। भाई स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, आप जानते हो। अब पौधे जो है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो लेते हैं पौधे। मान लो ये पौधा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ये लिए, और क्लोरोफिल भी उसमें होता है, आप जानते हो, जो पत्तियां हरी हरी दिखती है क्लोरोफिल के कारण। सूर्य का प्रकाश भी मतलब लेते हैं भाई पौधे, उसी से अपना भोजन बनाते हैं। तो सारे विकल्प आपके सही हो जाते हैं। आगे आपका आता है केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, या विटामिन सी? तो जल में जो घुलनशील है, आंवले में क्या पाया जाता है? विटामिन सी ही पाया जाता है। तो क्या है? आंवले में हल्का रस या पाया जाता है जल, तो वही हो जाएगा विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन सी होता है। आगे बढ़ते हैं। एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पैराक्सीसोम्स में, या लाइसोसोम्स में? तो भाई जो ऊर्जा के लिए एटीपी का प्रयोग होता है, ऊर्जा के लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप जानते हो, इसका फुल फॉर्म होता है, पूछ सकता है। तो ये एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया फिर हमें ऊर्जा प्रदान होता है, वहीं से ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई जो ग्लूकोज है वो टूटता है, ग्लूकोज हमारा भोजन ग्लूकोज के रूप में, और ग्लूकोज से फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन्स के जीवाणु बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट या प्रियांश बने होते हैं, या विषाणु बने होते हैं? मैं आपको बता दूं विषाणु जो है न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन के बने होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है वो किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से, ट्रांसपोर्टेशन से? तो मैं आपको बता दूं उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन से। ठीक है,
मतलब शरीर के। उत्सर्जन क्या है भाई साहब, उत्सर्जन का मतलब क्या है पूछ सकता है। तो उत्सर्जन का मतलब शरीर से जो है मतलब वेस्ट पदार्थ, एक प्रकार के खराब पदार्थ शरीर से बाहर निकालना। सुबह सुबह सोच जाते हो वही है ना, तो वही है उत्सर्जन, मतलब शरीर से वेस्टेज पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। किस प्रकार से उत्सर्जन होता है हमारे शरीर में, तो आप जानते हो जैसे आंसू आँख से निकल आते हैं उससे उत्सर्जन होता है, पसीने से होता है, मूत्र के द्वारा होता है, मल के द्वारा, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो जो दो तंत्रिका कोशिका ऐसे ऐसे होती हैं आप जानते हो, उनके मध्य खाली कुछ स्थान पाए जाते हैं। जैसे मान लो एक तंत्रिका कोशिका ये है, बता रहा हूँ, इसके बीच में ये जो स्थान है इसको क्या बोलेंगे, ध्रुविका बोलेंगे या सिनेप्स बोलेंगे, एक्सॉन या आवेग। तो मैं आपको बता दूं सिनेप्स, ठीक है। ये आपको ये सारे गलत हैं, तो ये आप तैयार कर लीजिए। चलो आगे मैं आपको और बताता हूँ। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हो इतने सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये देखो पूरे, आप इनको लिख लो और तैयार कर लो, क्योंकि यार इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी ना, मैं इनको अगर बताने लग जाऊंगा फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक एक करके मैं आपके बोर्ड एग्जाम तक सारे क्वेश्चन बता दूंगा, तो चैनल के साथ बने रहना। इनको भी आप तैयार कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये देखो इधर भी है, तो इनको सारे लिख लो आप, ये सब बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपके पेपर से लिखे हैं। जो मेरे पास पेपर हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लो। देखिए कोई एक नहीं बता सकता कि यही बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, भाई साहब कोई भी आ सकता है, लेकिन हाँ इन्हें तैयार करते हो तो चांसेस ज़्यादा है कि यही आएंगे। तो आप इनको तैयार कर लो प्लीज़, ठीक है। और इनके जो आंसर हैं वो मैं जल्दी आपको बता दूंगा। आप देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इधर भी हैं, ठीक है। इनको सारे आप लिख सकते हो, वरना PDF भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और मैं एक एक करके इन सारे के आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये देखो सारे के आंसर मैं आपको बताऊँगा एक एक करके, ठीक है। 5-5 मिनट की वीडियो में आप बोर भी नहीं होगे और इनको तैयार कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इनको तैयार कर लो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन हाँ दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को मैं आपको बता दूँ ये क्या क्या आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ भाई 500 लाइक करके जाना है आपको, चाहे जैसे 500 लाइक कर देना, कमेंट भी 500 कर देना। अगर 500 लाइक करते हो जो लोग, तो कमेंट भी 500 कम से कम इस वीडियो में हो जाने चाहिए, क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ती है, अब आपके ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचेगी। और शेयर कर दो, मतलब दोस्तों के पास एक ऐसे तीर का निशान होगा, ऐसे होगा, उसमें क्लिक करोगे तो व्हाट्सअप वगैरह आ जाएगा, जिसमें शेयर करना चाहे, जैसे व्हाट्सअप में करना चाहते हो अपने दोस्त के पास, तो शेयर कर दो, लिंक जाएगी, फिर वो भी देख सकते हैं मेरी वीडियो। तो आई होप अपने दोस्तों के को बताओ कि भाई साहब इस चैनल पर अच्छी तैयारी हो रही है, आओ जल्दी से, है ना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये सारे इतना मैं आपकी जब तैयारी करवाता हूँ इतने ये सारी चीज़ें मैं खोल कर बैठता हूँ, बुक गाइड सारे यार कि किस तरीके से मैं आपकी बेस्ट तैयारी करवाऊँ एक वीडियो बनाने के लिए। ये आपको वीडियो 10-20 मिनट की लगेगी, लेकिन कल से मैं लगा हूँ, अगर पूछा तो इस वीडियो की तैयारी के लिए आप समझो 12 से 14 घंटे लगाए, तो क्यों ना आप लाइक करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।